चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। तो हम अभी पढ़ के आए हैं पिछले चैप्टर्स में, पिछली क्लासेस में आई मीन, कि डेमोक्रेसी में सारी पावर गवर्नमेंट के पास ही नहीं होती, या एक ही ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के पास सारी पावर नहीं होती। पावर जो है वो शेयर होती है बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द डेमोक्रेसी। तो इस पावर शेयरिंग चैप्टर में हम जनरली दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका। फिर उनके एक्सपीरियंसेस से देखेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों नेसेसरी है। तो पहले श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। तो ये श्रीलंका का फ्लैग है और ये श्रीलंका यहाँ पर तमिलनाडु के पास में इंडिया में ये श्रीलंका है। फाइन, ओके। श्रीलंका की कैपिटल देख लो। फिर श्रीलंका जो है ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, उसकी पॉपुलेशन इज़ जस्ट इक्वल टू हरियाणा, दैट इज़ 2 करोड़। और इसकी जो एथनिसिटी है वो देखें तो यहाँ पे 2 तरीके के लोग रहते हैं। पहले तो है सिन्हाला स्पीकर्स जो कि 74% है, और फिर है तमिल स्पीकर्स जो कि 18% है। सिन्हाला स्पीकर्स जो है मैक्सिमम लोग इसमें बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, और तमिल स्पीकर्स में हिंदूज़ भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं। और सिन्हाला और तमिल स्पीकर्स दोनों में मिलाकर 7% क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी है। और अमंग तमिल्स देखें तो तमिल्स में 2 सब ग्रुप्स हैं, तमिल नेटिव्स और इंडियन तमिल्स। जो ये 18% है, इसके 2 सब ग्रुप हैं, तमिल नेटिव्स और इंडियन तमिल्स। जो तमिल नेटिव हैं वो श्रीलंका के ही नेटिव्स हैं, श्रीलंका में ही उनका जन्म हुआ था एंड ऑल। 13% है वो, और दे आर कंसनट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट्स में तमिल नेटिव्स हैं। फिर दूसरी कैटेगरी है इंडियन तमिल्स। तो इंडियन तमिल्स वो लोग हैं जो कि इंडिया से आए थे श्रीलंका में, जिनके फोर फादर्स इंडिया से आए थे श्रीलंका में एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, वो इंडियन तमिल्स हैं। फाइन, अब मेजॉरिटेरियनिज्म जो है वो श्रीलंका में था, उसको पढ़ते हैं। श्रीलंका जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई थी 1948 में, और मेजॉरिटेरियनिज्म जो है वो यहाँ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उन्होंने मेजॉरिटेरियनिज्म जो है उसको अडॉप्ट कर लिया था। वाई? टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। 2 तरीके के लोग थे, सिन्हाला स्पीकर्स और तमिल स्पीकर्स। तो सिन्हाला की सुप्रीमेसी को यहाँ पर लाने के लिए, को इस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने मेजॉरिटेरियन मेजर्स को फॉलो किया था। मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है? इट इज़ अ बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज़ एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। तो इस एक बिलीफ है जिससे लोग सोचते हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का ही रूल होना चाहिए देश में, जिस तरीके से वो रूल करना चाहे उस तरीके से कर सकती है, और जो माइनॉरिटीज़ हैं बेशक उनकी विशेज़ या उनकी नीड्स जो हैं वो डिसरिगार्ड करते, बट रूल होना चाहिए मेजॉरिटी का। ये श्रीलंका में चल रहा था। तो 1956 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास करा जिसमें ये 3 चीज़ें लेके आई गई। क्या? पहली कि जो सिन्हाला है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज रिगार्ड कर दिया, जिससे जो तमिल स्पीकर्स हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई कि हमारी लैंग्वेज को तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी गई। गवर्नमेंट ने जो है प्रेफरेंशियल पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी, जिससे कि सिन्हाला जो कम्युनिटी है उनको ही फेवरिज्म हो रहा था, उनको ही फ़ायदा हो रहा था। कहाँ पर? इन द एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस है गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है, जो यूनिवर्सिटी पोजीशंस है, सिर्फ सिन्हाला लोगों को ही दी जा रही थी, तमिल को बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया था, साइड में रख दिया था। तीसरी चीज़ जो इस एक्ट के तहत लाई गई थी वो थी कि श्रीलंका का जो ऑफिशियल रिलीजन है वो बुद्धिज़्म बना दिया गया था, कि द स्टेट शेल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज़्म। तो इन 3 स्टेप्स की वजह से जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, दे फील कि हम तो एलियन हैं अपने ही देश में। दिस इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। उनको लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है हमें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रही, हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट कर रही है जॉब्स में और वेरियस अदर अपॉर्चुनिटीज़ में, और हमारे इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है? श्रीलंकन तमिल्स जो हैं कुछ पार्टीज़ लॉन्च करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रगल्स लॉन्च करते हैं कि तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह रिकॉग्नाइज़ किया जाए, और हमें भी रीजनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी जाए, हमें भी इक्वालिटी दी जाए। कहाँ पर? इन अपॉर्चुनिटी, जॉब्स और एजुकेशन को सिक्योर करने में। फाइन, लेटर उन्होंने जब उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी तो दे डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट नेम्ड तमिल एलाम इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट्स में कह रहे थे हमारे लिए एक अलग देश बना दो, तमिल एलाम।
लेटर जो ये इतना ज़्यादा डिस्ट्रस्ट हो रहा था, स्पेलिंग गलत है, डिस्ट्रस्ट, TRUST, जो इतना ज़्यादा डिस्ट्रस्ट हो रहा था बिटवीन द टू कम्युनिटीज़, इसमें एक सिविल वॉर हो गया था श्रीलंका में। सिविल वॉर होता है एक वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री दैट बिकम सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर। ठीक है, एक वायलेंट कन्फ्लिक्ट हो गया था सिन्हाला और तमिल स्पीकर्स के बीच में श्रीलंका में। ऐसा लग रहा था कि देश में ही वॉर ना हो जाए, उसको सिविल वॉर कहते हैं। अब सिविल वॉर का इम्पैक्ट क्या हुआ? Thousands of people were killed, the families were forced to leave the country and many lost their livelihoods। और चलते चलते जो है एट द एंड सिविल वॉर 2009 में फाइनली एंड हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में, हरियाणा से भी छोटा एरिया है और हरियाणा से आधी पॉपुलेशन है। हरियाणा की 2 करोड़ पॉपुलेशन है, बेल्जियम की 1 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। बेल्जियम की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। ये बेल्जियम का, एक सेकेंड, जर्मनी का तो नहीं ले लिया ये, ओके, तो ये बेल्जियम का फ्लैग है। जर्मनी का भी ऐसा ही है, मतलब उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस है सेम कलर्स की, तो आई वाज कंफ्यूज्ड, बट ये बेल्जियम का फ्लैग है। एंड दिस इज़ अ मैप ऑफ बेल्जियम, यू कैन सी यूरोप में, और इसकी आप देख सकते हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। फाइन, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ओके, नेक्स्ट, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन है बेल्जियम की, उसमें से 59% पीपल लिव इन फ्लेमिश रीजन और वो डच बोलते हैं, और टोटल पॉपुलेशन के 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन जो कि फ्रेंच बोलते हैं, और 1% बेल्जियंस जो बाकी रह गए वो जर्मन बोलते हैं। ठीक है, समझ आया डिस्ट्रीब्यूशन? 59% पीपल लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड दे स्पीक डच, 40% लिव इन वेलोनिया रीजन एंड दे स्पीक फ्रेंच, एंड 1% बेल्जियंस स्पीक जर्मन। फाइन, जो ये फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं ये माइनॉरिटी में थे, लेकिन फिर भी रिच एंड पावरफुल क्लास थी इनकी, तो इसकी वजह से जो डच स्पीकर्स हैं वो इनसे थोड़ा चिढ़ते थे, जिसकी वजह से बेल्जियम में टेंशन हो गई बिटवीन द डच स्पीकर्स एंड फ्रेंच स्पीकर्स ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। क्लियर? अब ब्रुसेल्स जो है वो कैपिटल है बेल्जियम की, और ब्रुसेल्स में अलग डिस्ट्रीब्यूशन था। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते थे, 20% लोग डच बोलते थे। अगर आप पूरी कंट्री में देखें तो डच स्पीकर्स मेजॉरिटी में है, लेकिन आप बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में देखें तो डच स्पीकर्स माइनॉरिटी में है। लेकिन ब्रुसेल्स में जो टेंशन है फ्रेंच और डच स्पीकर्स के बीच में वो इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं थी। इट वॉज जस्ट एक्यूट टेंशन इन द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। फाइन, अब श्रीलंका में मेजॉरिटेनिज्म को अपनाया गया था। बेल्जियम में क्या हुआ वो देखते हैं। 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियम ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंड करा। एक 1 मार्क में इंपॉर्टेंट है, 4 बार अमेंड करा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बेल्जियम में 1970 से 1993 के बीच में। क्यों? कि एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया जाए जिससे हर एक इंसान कंट्री में इकट्ठा रह सके, टुगेदर रह सके, पीसफुल तरीके से रह सके। तो ये करके ये एक बेल्जियन मॉडल लेके आए। लीडर्स रियलाइज यूनिटी ऑफ द कंट्री इज़ पॉसिबल बाय रिस्पेक्टिंग फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन रीजन्स। श्रीलंका में अपोजिट था, वहाँ ये था कि मेजॉरिटी सब कुछ है, माइनॉरिटी को साइड रख दो। यहाँ पर लीडर्स को लगा कि अगर कंट्री में यूनिटी लानी है तो जो माइनॉरिटी है या जो मेजॉरिटी है सबकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और सबके इंटरेस्ट को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो एक बेल्जियन मॉडल लेके आई है अपनी कंट्री को गवर्न करने के लिए। बेल्जियन मॉडल में क्या था? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, कि नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकर्स मिनिस्टर्स शेल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डच स्पीकर्स हैं और जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो मिनिस्टर्स जो हैं डच और फ्रेंच स्पीकर्स के वो इक्वल होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट में क्या करा कि जो पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो थोड़ी सी पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी गई। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की नीचे काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट हैं। पावर को डिवाइड कर दिया गया, पावर शेयर कर दी गई, जो कि चैप्टर का नाम भी है। तीसरा स्टेप क्या करा गया बेल्जियन मॉडल के अंदर? इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। फाइन, जो ब्रुसेल्स है कैपिटल है बेल्जियम की, उनको एक वहाँ पर एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई और दोनों कम्युनिटीज़ डच स्पीकर्स भी और आपके फ्रेंच स्पीकर्स को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई। क्यों? अब देखो, सेंटर में फ्रेंच और डच स्पीकर्स हैं। सेंटर में डच ने मान लिया कि ठीक है फ्रेंच को भी हम इक्वल मिनिस्टर्स दे देंगे इनके, तो वहाँ पे डच ने एक्सेप्ट कर ली, मेजॉरिटी ने एक्सेप्ट कर ली माइनॉरिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स में डच किस में है? माइनॉरिटी में है।
ब्रुसेल्स में डच माइनॉरिटी में है, तो यहाँ पर फ्रेंच जो मेजॉरिटी में उसने एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि डच ने उनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंटर पे एक्सेप्ट करी थी। तो सिमिलरली यहाँ पर फ्रेंच ने डच की इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट कर ली, कहाँ, कैपिटल में, ब्रुसेल्स में। चौथा चीज़ जो था बेल्जियन मॉडल के अंदर, फोर्थ स्टेप वाज टू क्रिएट अ कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो लोग इलेक्ट करते हैं, वो आर फ्रॉम वन कॉमन लैंग्वेज नो मैटर वेयर दे लिव। तो बेल्जियम के केस में कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड विच वाज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज। जो एक लैंग्वेज के पीपल है उनकी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये मतलब नहीं था कि वो कहाँ रह रहे हैं। फाइन, कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास पावर्स थी रिलेटेड टू योर कल्चरल इशूज़, एजुकेशनल इशूज़ और लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। फाइन, एक उसमें पिक्चर दे रखी है बुक में, तो उससे एक इन्फॉर्मेशन है कि जो यूरोप में कंट्रीज़ हैं वो साथ आकर उन्होंने एक यूरोपियन यूनियन कंस्ट्रक्ट किया था, जिसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है, ब्रसल्स, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, वहाँ पर है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ऐसे ही। फाइन, अब जो पावर शेयरिंग है वो डिज़ायरेबल क्यों है, पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो उसके दो रीज़न्स हैं। एक प्रूडेंशियल रीज़न है और एक मॉरल रीज़न है। प्रूडेंशियल रीज़न से ये पता लगता है कि अगर हम पावर को शेयर करें तो हमें कंट्री के चलाने के लिए, कंट्री की डिप्लोमेसी में बेटर आउटकम्स मिलेंगे। ये कौन कहता है? ये कहता है प्रूडेंशियल रीज़न। और प्रूडेंशियल रीज़न है क्या? इट हेल्प्स टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। जो सोशल ग्रुप्स है कंट्री में, उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उनकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है और कंट्री की यूनिटी बनी रहती है। नेक्स्ट इज़ द मॉरल रीज़न। मॉरल रीज़न बताता है कि पावर शेयरिंग कितनी वैल्यूएबल है, कि पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो ये दो रीजंस हैं जिससे पता लगता है कि पावर शेयरिंग जो है इतनी डिज़ायरेबल क्यों है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, सो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में क्या है कि पावर को कैसे शेयर करते हैं। जैसे फर्स्ट अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, की पावर इज शेयर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी जो अगर लॉज की वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है उसको सॉर्ट आउट करवाती है। तो ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर की पावर ज़्यादा है या एग्जीक्यूटिव की पावर ज़्यादा है या जुडिशरी ज़्यादा पावरफुल है। इनकी पावर जनरली इक्वली मानी जाती है। तो इसलिए इस पावर शेयरिंग को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, तीनों सेम लेवल पे हैं ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर भी, एग्जीक्यूटिव भी और जुडिशरी भी। बस फ़र्क इतना है कि पावर्स इनकी अलग अलग है। ठीक है, और इसको हम सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहते हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर क्या काम कर रही है उसको एग्जीक्यूटिव नोट डाउन करता है, जुडिशरी भी देखती है। चेक एंड बैलेंस, तीनों एक दूसरे का काम को चेक करते रहते हैं और इसलिए इसमें पावर का बैलेंस क्रिएट होता है। फाइन, सेकेंड इज अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। अब पावर को हम शेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंट लेवल्स पर। So in this case में the power is shared between the central or the union government, then to the state government and to a local government. अब इसमें central government generally powerful होती है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं vertical distribution of power। कि हम फर्स्ट केस में हमने पढ़ा कि हम सेम लेवल पे पावर शेयर कर रहे हैं, लेकिन पावर डिफरेंस है। इसमें हम डिफरेंट लेवल पे पावर जो है वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और इस फीचर को हम कहते हैं फेडरलिज्म या फेडरल गवर्नमेंट। कब? जब हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स। इस फीचर को कहते हैं फेडरलिज्म। फाइन, दोबारा फर्स्ट केस में पावर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड एट सेम लेवल। फाइन, इस सेकेंड केस में पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिफरेंट लेवल्स। ओके, थर्ड केस इज अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कि इसका एग्जाम्पल कम्युनिटी गवर्नमेंट था बेल्जियम में, या रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैं इंडिया में कि हमने एससी और एसटीज़ के लिए सीट्स रिजर्व कर दी हैं, या लोकल गवर्नमेंट्स में 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। सोशल ग्रुप्स में हम पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फाइन, फोर्थ है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। राइट, कुछ कंट्रीज़ में ऐसा भी होता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स में, जो कि एक कंट्री में डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को रिप्रेजेंट करती है। फाइन, सो दिस वॉज द होल चैप्टर।